Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. कल का लेक्चर याद है सबको? कितने टाइप्स की ओपिनियंस होती है? मैम 4। देखो 4 नहीं, मेनली हमको बोलना है 2 टाइप की ओपिनियन होती है ना? 4 तो सब मैम पार्ट सेकंड में। वाले में। हाँ, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड 2 टाइप। मॉडिफाइड 3 तो सब पार्ट है मॉडिफाइड के। ओके, तो सबसे पहले अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है? उसमें सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है। उसमें सारी क्या वो सातों जो conditions है? कंडीशन है उसमें Seven यस conditions। आ जाए। बताइए क्या क्या कब ट्रू एंड फेयर व्यू होता है? मैम ऑडिट एविडेंस As per law and regulation भी follow है, proper document evidence। प्रॉपर डिस्क्लोजर है, हाँ मैम। ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली मैच हो रहे हैं, वाउचिंग, अकाउंट बैलेंसेस प्रॉपर्ली मैम वेरीफाई हो रहे हैं, assets और liability properly shown है कि नहीं, laws और regulation अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस पूरी की है या नहीं। मैम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट नहीं है। मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एज पर एफआरएफ। यस, गुड। एफआरएफ मैम डुप्लीकेशन नहीं है, ओमिशन नहीं है, ओमिशन डुप्लीकेशन नहीं है, अर्थमेटिकल एरर्स नहीं है, फ्रॉड और कोई मटेरियल फ्रॉड और एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है। नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो हम कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कौन सी ओपिनियन इशू करते हैं? अनक्वालिफाइड। इसी का दूसरा नाम है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, इसका लैंग्वेज आप लोगों ने देखा था कल, क्या लिखना है? देयर इज नो रिजर्वेशन। याद रखना, देयर इज नो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज में नहीं नहीं कह रहे हैं, है ना? मतलब हमारे सबका आंसर यस के अंदर है। कोई भी ऐसी मटेरियल चीज नहीं है जिसके लिए हमने अपना ओपिनियन रिजर्व्ड करके रखा है कि भाई ये वाली चीज गड़बड़ है। तो देयर इज नो रिजर्वेशन, यानी एक्सेप्शन वाली कोई चीज नहीं है, हर चीज एकदम सही आ रही है। तो वर्डिंग्स याद रखनी है, देयर इज नो रिजर्वेशन एंड नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, 2 वर्ड्स हमेशा याद रखना ओपिनियन के लिए। अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, पूछे डायरेक्टली कि भाई क्या होती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो देयर इज नो रिजर्वेशन एंड नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, अच्छा अब बताइए मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स की। क्या क्या टाइप है, नेम बताइए। डिस्क्लेमर, एडवर्स, डिस्क्लेमर विद ओपिनियन, इनक्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, मैम जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर कब दिया जाता है? जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपको समझाने के लिए दिया था। ठीक है, कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई एविडेंस बिजनेस के पास एविडेंसेस नहीं होते, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं तो वहाँ पे ऑडिटर we are unable to express any opinion because of lack of audit evidences। यस मैम। ठीक है, तो हम क्या देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और लैक ऑफ एविडेंसेस, और एक है स्कोप लगा दिया जाए। अगर हमारे ऊपर मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर स्कोप लगा दिया, स्कोप कैसे लगा दिया कि भाई आप क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करने नहीं जा सकते, तो हो सकता है आपका क्लोजिंग स्टॉक सही भी है, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ भी है। ठीक है, तो वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ओवर योर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस। इन दैट केस वी विल गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो 2 चीजें हो गई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर। एक तो क्या कि ये तो है ही कि वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड बिकॉज ऑफ स्कोप ऑन आवर स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन?
कब मैम क्वालिफाइड ओपिनियन है कि वेयर कुछ 2-3 चीजें मतलब बाकी के तो हाँ आंसर मिल गए, बट 2-3 चीजें जो कि बहुत मटेरियल है अपने लिए, मटेरियल उसके मिस स्टेटमेंट है वो तो एडवर्स मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, होगा तो एडवर्स करेंगे मैम उससे इन्वेस्टर का माइंड चेंज नहीं होता। इसलिए मींस वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन का भी इशू किया हमने, या तो हमारे पास में किसी चीज, किसी ट्रांजैक्शन के या किसी असेट के लिए ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले एंड दैट असेट और ट्रांजैक्शन इज नॉट सो मटेरियल, दैट ट्रांजैक्शन एंड और assets are not so material. Okay, second, हमें we are unable to express any opinion over a part of financial statement like transaction पे या किसी भी asset के ऊपर, but that is not so material. अगर material नहीं है in that case हम क्या दे देते हैं, qualified. और अगर ये चीजें material हो जाती है तो हम जाएंगे adverse या disclaimer। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझा रही हूँ नोट्स में से। ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पूरा समझा दिया था, इसमें पूरा अकाउंटिंग सॉरी ऑडिटिंग प्रोसेस मैंने वापस से मैम इसमें क्या लिखा है? हमने फर्स्ट पेज में टीओसी और नीचे करना एक बार, ये सेकंड लास्ट ये वाला टीओसी और वेट Yes, एक लास्ट में बता दो क्या लिखा हुआ है। ये एसएपी है, ये देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, substantive audit procedures, test of details and analytical procedures. further audit procedure के पार्ट नहीं पढ़े थे अपन ने? यस मैम, वही शॉर्ट के अंदर लिखे हुए हैं। ये S&A है, sufficient and appropriate audit evidences, कीवर्ड है इसलिए इसको ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है, हाँ अब हम क्या है SNA sufficient and appropriate। ओके और कोई किसी को प्रॉब्लम फर्स्ट पेज में? अच्छा, प्लानिंग इंडिविजुअली होती है सेपरेट आइटम्स की या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है? इंडिविजुअली होती है, इंडिविजुअली होती है, सेपरेटली होती है। और ओपिनियन कलेक्टिवली दिया जाता है। कलेक्टिवली अगर कोई किसी का मैच नहीं होता तो अलग से भी वो तो सेपरेटली दी जाती है। ठीक है, बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम देते हैं। अनमोडिफाइड के लिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे, ऑडिटर हैज नो रिजर्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी मटेरियल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, जो भी हमने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं उसके हिसाब से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, दे आर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इन दैट केस वी विल गिव अनमोडिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर? यस मैम। अब आते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मॉडिफाइड ओपिनियन दो सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, दो सर्कमस्टेंसेस के नीचे देखिए एडवर्स, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, ये चार आ रहे हैं ना, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, देन क्वालिफाइड ओपिनियन। तो हमारे पास क्या हो गई, टोटल 3 टाइप्स की ओपिनियन हो गई जो कि मॉडिफाइड के अंदर आती है। ये तो सबको क्लियर है, 3 टाइप की थी, एडवर्स, क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर। अब ऊपर आइए, ऊपर पढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन समझा दी हूँ पहले, सेकेंड सिचुएशन पे बिल्कुल ध्यान मत देना। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, ऑडिटर ने कंक्लूजन निकाला है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर कह रहा है कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कोई ना कोई, उसके अंदर उसके पास में कोई प्रूफ है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कोई ना कोई, दैट इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को झुटला रही है, मतलब इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज कर देगी। ठीक है, परवेसिव, जो मैं आपको ये वर्ड बोलती हूँ ना भाई, इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज हो जाएगा,
या पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर रही है, उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है दैट इज परवेसिव इन नेचर, है ना। वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव इन नेचर है। परवेसिव का मतलब इतनी ज्यादा मटेरियल है कि पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत प्रूफ कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 50 करोड़ का असेट है, इसमें से 30 करोड़ की लैंड के लिए हमें कोई भी मटेरियल हमें कोई भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे। हमने जाकर के वेरीफाई किया तो कोई लैंड ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्री देखी तो आपके नाम पे रजिस्ट्री ही नहीं है, रजिस्ट्री किसी अनदर पर्सन के नाम पे है। तो हम श्योर है कि ये लैंड आपकी नहीं है, बट आपने फिर भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखी है। तो इन दैट केस अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा मटेरियल है। 50 करोड़ में से 30 करोड़ बहुत ही मटेरियल है। इसी के बेसिस पे बैंकर्स हमें लोन देने वाले थे, अब वो हमें लोन नहीं देंगे। इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते बट अब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन दैट केस हमने कौन सी इशू करेंगे, ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। तो एडवर्स ओपिनियन कब इशू होगी, जब there is material misstatement in the financial statement and that material misstatement is pervasive in nature। वर्ड याद रखना है, pervasive। परवेसिव का मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा मटेरियल है ताकि इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज हो जाता है। क्लियर सबको वर्ड। अब अगर मैं कल आपसे एडवर्स का मतलब पूछती हूँ तो लैंग्वेज यही आनी चाहिए मेरे पास में। अगर मैं आपसे अनक्वालिफाइड का मतलब पूछती हूँ तो मेरे पास में वर्ड्स आने चाहिए, नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, नो रिजर्वेशंस एंड ऑडिट एविडेंसेस आर collected and sufficient and appropriate audit evidences are collected, and on that basis auditor concludes that कि there is no material misstatement in financial statements। ये words है ना, keywords जो येलो किए हुए हैं वो बहुत जान है पूरी, है ना। मतलब ये लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, ये वर्ड्स याद रहेंगे तो ही हम ऑब्जेक्टिव को इनके क्लियर कर पाएंगे, वरना केवल आप लोगों ने एग्जाम्पल से समझ लिया तो समझ में सब आ गया, बट एग्जाम में जाकर के बैठे तो एग्जाम्पल थोड़ा ना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली वो ये वर्ड्स देगा, तो वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आइए, इधर वाले पे, है ना। financial statement, auditor concludes that financial statement are not free from material misstatement। मतलब misstatement तो है, ठीक है, और वो थोड़ी मटेरियल भी है, बट दैट मटेरियल misstatement is नॉन परवेसिव इन नेचर। नॉन परवेसिव का मतलब कि वो इतनी ज्यादा मटेरियल नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को गलत प्रूफ कर दे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को गलत प्रूफ कर ले। नॉट इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब वो क्या है, नॉन परवेसिव है, उसकी वजह से कभी इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज नहीं होगा। बट मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि गड़बड़ जो है मैं इन्वेस्टर्स को बता दूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। इसलिए मैं कौन सी ओपिनियन देती हूँ, क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन रिजर्व कर लेती हूँ, किसी एक सेक्टर के लिए मैंने अपना ओपिनियन रिजर्व कर लिया है। अगर क्वेश्चन पूछे देयर इज रिजर्वेशन इन ओपिनियन, है ना, तो आप कौन सी ओपिनियन इशू करने वाले हो, तो रिजर्वेशन है तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करते हैं। रिजर्वेशन का मतलब समझिए कैसे, कि मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, मैंने रिजर्वेशन दे रही हूँ एक्सेप्ट वर्ड लगा करके, ठीक है, एक्सेप्ट आई डिड नॉट फाइंड सैलरी रजिस्टर, आई डिड नॉट फाइंड सैलरी रजिस्टर। अब मेरे को सैलरी रजिस्टर नहीं मिला, ठीक है, तो मैंने सैलरी को इतना ज्यादा अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाई, वाउच नहीं कर पाई। सैलरी का अमाउंट देखा तो टोटल सैलरी का अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, ओके। मेरा टोटल टर्नओवर है, मेरा टोटल टर्नओवर है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ में से प्रॉफिट के ऊपर मतलब पूरा 1 करोड़ का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है
है ना, 1 करोड़ का सैलरी दिखाया हुआ है, तो अमाउंट तो मटेरियल है ऑब्वियसली, बट क्या इतना ज्यादा मटेरियल है कि पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ हो जाएंगे? 1 करोड़ में से मुझे 50 लाख की चीजें तो मिल गई, ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, क्योंकि सैलरी ऑब्वियसली इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो इनकी सैलरी 50 लाख तो जा रही है, मेरे को मिल गए, बट बाकी के 50 लाख के लिए मुझे कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। इन दैट केस अमाउंट तो मटेरियल हुई मेरे लिए कि भाई 50 लाख रुपए का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट दैट अमाउंट इज नॉट सो परवेसिव, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन्वेस्टर्स का पूरा माइंड ही चेंज कर दे। क्यों नहीं है इतनी ज्यादा बड़ी? क्योंकि 50 करोड़ में 50 लाख रुपए इज वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? और मैंने क्या कहा, इस चीज के अलावा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ठीक है, तो मैं मेरा ओपिनियन क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिजर्व करके रख रही हूँ, तो इसे कहते हैं देयर इज रिजर्वेशन इन ओपिनियन, ओपिनियन में रिजर्वेशन है। जब भी रिजर्वेशन होता है तो हम क्या देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। समझ में आया या नहीं आया? मैम रिजर्वेशन का मतलब होता क्या है वैसे? यस मैम, रिजर्वेशन का मतलब अपन कोई अपना डिसीजन नहीं दे रहे, डिसीजन तो दे ही रहे ना, पर मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू का डिसीजन इशू किया, बट वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सेप्शन है, उसके लिए मैं ये चीज अपना ओपिनियन अलग इशू कर रही हूँ, उसे कहते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी मेरे पास 7 कंडीशंस हैं, अपन ने कल पढ़ी थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से बनाए, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, आपके ऊपर एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी 2 लाख रुपए की, ठीक है, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करी, हमने आपको कहा डिस्क्लोज कर दो, आप मना कर रहे हो कि डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो ठीक है, आपके बाकी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, आपने बाकी हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया, कोई अर्थमेटिकल एरर कोई खास नहीं है, सब कुछ हमने चेक किया, लॉज को कंप्लाई कर रहे हो, सब कुछ है ना, बट एक गड़बड़ आपने करी, तो इस गड़बड़ के लिए मुझे मेरा ओपिनियन क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि अलग रख दिया मैंने, उस चीज को मैं अलग हटा करके आपको अलग से शो कर रही हूँ, दैट इज रिजर्वेशन की। यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो उसे कहा जाता है रिजर्वेशन। एक तरीके से मतलब ऑडिटर जो पॉइंट जैसे नोट डाल देता होगा कि नोट डाल देता है, नोट ऐसे डालता है कि भाई एक्सेप्ट दिस पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर, है ना, तो दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन। आगे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू बेसिकली नॉन परवेसिव भी हो जाएगा ना, हाँ वो नॉन परवेसिव होगा तभी क्वालिफाइड में आएंगे अपन, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा है तभी हम क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आते हैं। अगर ये परवेसिव हो गया तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, एडवर्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली अनमोडिफाइड ओपिनियन, हम इशू क्या कर रहे हैं, अनमोडिफाइड, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं विथ एक्सेप्शन, बट हमने लाइनिंग ही ऐसे कैसे स्टार्ट करी, एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन और एक्सेप्ट दिस मैटर, बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्लियर। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी ओपिनियन है जहां बेसिकली तो अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू की जाती है बट विथ सम रिजर्वेशंस और विथ सम एक्सेप्शंस, तो कौन सी ओपिनियन होगी वो, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, क्लियर सबको। फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, ऑडिटर के पास में क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है जिनके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया है कि देयर इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें 2 चीजें सोचनी है, अगर परवेसिव इन नेचर है तो कौन सी ओपिनियन दोगे, एडवर्स एडवर्स यस,
और अगर नॉन परवेसिव इन नेचर है तो क्वालिफाइड। क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड। यार ये एक्सेप्शन जो है ये अपन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही लिखेंगे या एंडिंग में जाकर लिख देंगे? अंदर। ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड सर्कमस्टेंसेस। सेकंड सर्कमस्टेंसेस क्या है? If auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ऑडिटर के पास में ओपिनियन देने के लिए कोई चीज ही नहीं है। अगर मुझे अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाते तो मेरे को कोई ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो मेरा एक ही डिसीजन चलेगा ना अब कि भाई सही है या गलत है। जैसे मानो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है। आपने कहा इसका वाउचर लाओ, मैंने आपको वाउचर लाके पकड़ाया। डेट मिसमैच, पार्टी मिसमैच, जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो आपके पास में ऑडिट एविडेंस है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना आपके पास में ऑडिट एविडेंसेस। आप कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो। हाँ, आप कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हो ना कि भाई गड़बड़ है, ठीक है। बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के केस में से सोचो, क्या आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? नो मैम। नो मैम, हमारे पास ऑडिट एविडेंसेस ही पूरे नहीं है। एविडेंस ही नहीं है तो मैम क्या काम? एविडेंसेस ही नहीं है ना। अगर फ्लड आ गई, सब कुछ बह गया हमारा, तो हम कैसे कहें कि भाई सारी चीजें आप जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं है? सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपके 50 लाख रुपए 50 करोड़ का आपके पास में क्या है, टोटल असेट्स है, सारी असेट्स मिला करके। इसमें से आपने कहा कि मैंने 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है एफडीज के अंदर, बैंक में एफडीज के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैंने आपसे कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मुझे एफडी के कवर नोट्स ला करके दे दो। कवर नोट समझते हो ना, सबने एफडी देखी होगी, वो एक पेपर आता है बैंक से, देखा है? यस मैम। है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, किसके नाम पे एफडी है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने इयर्स के लिए कराया, सब लिखा हुआ रहता है। नाउ मैंने आपको कहा कि भाई कवर नोट दिखा दे। आपने कहा कवर नोट तो मिस हो गया, ठीक है। अब एफडी आपकी ऐसी थी कि हर साल बैंक में इंटरेस्ट पे नहीं आता है, जब मैच्योर होएगी तभी बैंक में इंटरेस्ट आएगा। तो मेरे पास वो ऑप्शन भी खत्म कि मैं बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे चेक करूं। एक्रूअल बेसिस पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा होगा तो वो तो आपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मेरे पास में ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं मुझे आपकी एफडी के? नो मैम। तो नहीं मिल रहे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एफडीज है? नो मैम। क्या मैं ये कह सकती हूँ? ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि एफडी नहीं है। हो भी सकती है भाई, रियल में गुम हो सकती है आपकी, है ना। तो नाउ आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि मेरे को कोई एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे। एंड दैट अमाउंट इज मटेरियल। मटेरियल भी है। अब मटेरियल दो तरीके से हो सकती है। जैसे मान लो कोई अमाउंट 5 करोड़ का भी मटेरियल हो सकता है और कोई अमाउंट 50 करोड़ का भी मटेरियल हो सकता है ना। तो उसके लिए हम वर्ड लेते हैं परवेसिव और नॉन परवेसिव। मटेरियल तो है और इतनी ज्यादा मटेरियल है कि वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है। जैसे हमने क्या वर्ड दिया है, परवेसिव इन नेचर, ठीक है। तो दैट मटेरियल अमाउंट इज परवेसिव इन नेचर। परवेसिव है तो कौन सा ओपिनियन इशू करेंगे? एडवर्ड्स। यू आर अनेबल। डिस्क्लेमर, इसमें तो डिस्क्लेमर होगा। डिस्क्लेमर है ना। ऊपर की सिचुएशंस से फाइंड आउट करना है आपको, केवल परवेसिव नॉन परवेसिव वर्ड से फाइंड आउट नहीं करना। ओके, नाउ यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन एंड फॉर some transactions and that is not pervasive in nature. non pervasive है क्वालिफाइड दे देंगे। क्लियर सबको? ये दो पेपर समझ में आ गए? अनमोडिफाइड ओपिनियन। मैम एक बार डिस्क्लेमर थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता दीजिए।
डिस्क्लेमर मैंने आपको बताया कि अगर आप ओपिनियन इशू करने में अनेबल हैं क्योंकि आपके पास में ऑडिट एविडेंसेस नहीं है या फिर आपके ऊपर स्कोप लगा दिया गया है और दूसरे ट्रांजैक्शंस आर परवेसिव इन नेचर, बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, तो आप कौन सा ओपिनियन इशू करेंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको समझाया। टोटल एसेट 100 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ का है। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फोटोकॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वर प्रोवाइडेड। वो हमें सिर्फ फोटोकॉपी प्रोवाइड करवा रहे, तो क्या फोटोकॉपीज आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस? मैम नहीं है ना। एंड 100 करोड़ में से 70 करोड़ आर मटेरियल परवेसिव इन नेचर और नॉन परवेसिव इन नेचर? हम परवेसिव इन नेचर। अमाउंट परवेसिव है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं है, कौन सा ओपिनियन इशू करोगे? डिस्क्लेमर। ठीक है। एंड नो अदर ऑडिट एविडेंसेस वर प्रोवाइडेड और गैदर्ड इवन आफ्टर अप्लाइंग फर्दर प्रोसीजर्स इन दिस केस। हमने सारे एसेज के अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करके देख लिए, कोई दूसरा तरीका नहीं निकल पा रहा है कि हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए और ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए। इन दैट केस वो कौन सा ओपिनियन इशू कर देगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देगा। ठीक है। इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन अबव एग्जाम्पल इज 10 करोड़, 100 करोड़ में से केवल चीज 10 करोड़ की है जो फोटोकॉपी ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहे हो आप, तो अमाउंट तो मटेरियल है, 10 करोड़ थोड़ा ना छोटा सा अमाउंट होता है, बट वो अमाउंट क्वेश्चन आपको बताएगा परवेसिव इन नेचर है या नहीं है, बट दैट इज नॉट सो परवेसिव। इतना ज्यादा मटेरियल भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को पूरा ही झूठा कह दे। इन दैट केस वी विल गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। कहाँ एडवर्स? क्वालिफाइड ओपिनियन है ना। अच्छा, एक है आप लोगों के एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव आ सकता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कब इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी बताइए? गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है? बिजनेस कंटिन्यूटी में तो मैम बिजनेस कंटिन्यूटी जो हर बार अपन वही देते रहते हैं। अब मेरे को कुछ ऑडिटर पास्ट रिकॉर्ड्स, अब मेरे को कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं जिससे मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ 1-2 सालों में आपके यहाँ पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। इनअप्रोप्रिएट मतलब अब आपका बिजनेस रुकने वाला है ना, आपके बिजनेस में अब उतना दम नहीं रहा। कैसे मुझे पता चला? मान लीजिए बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आपके यहाँ पे, या फिर आपकी लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म होने वाली है, आपकी सॉल्वेंसी अब खत्म होने वाली है, किसी भी रीजन से मुझे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके वेट। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं वापस से बोल रही हूँ। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट होने का क्या मतलब है? मेरे को ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई। लिक्विडिटी क्यों खत्म हो गई? डेटर्स आपको टाइमली पेमेंट कर ही नहीं रहे, आप बार बार उन्हें नोटिस भेज रहे हो बट आपके पास में पेमेंट आ नहीं रहा है। ठीक है। या फिर आपके यहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जिससे आपकी सारी मशीनरीज खराब हो गई है, आपके पास में ना इतना कैश अवेलेबल है कि आप उसे क्या कर सके, वापस से परचेज कर सके या रिपेयर कर पाए। या फिर मान लो मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट एक ही वेंडर के साथ में था, मैं मेरा सारा प्रोडक्शन एक ही बंदे को भेजती थी। ठीक है। अब वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑलरेडी जो डेटर अमाउंट पड़ा है उसके नाम पे वो भी मेरे को नहीं मिला, और साथ में मेरे पास में फ्यूचर कस्टमर्स ही नहीं है जिनको मैं सेल करूं। सेल करने जाऊंगी तो मुझे जीरो से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। इन दैट केस ऑडिटर को क्या लगेगा कि भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो गई है? इनअप्रोप्रिएट प्रूफ हो रही है। बिजनेस अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। इन्वेस्टर्स को तो बताएंगे ना हम इतनी बड़ी चीज, या नहीं बताएंगे? बताएंगे। हर तरीके से मेरे पास में एविडेंसेस मिल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो रही है? इनअप्रोप्रिएट हो रही है। कौन सा ओपिनियन इशू करोगे? एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि बिजनेस ही कुछ सालों में बंद होने वाला है, तो क्वालिफाइड की तो बात ही नहीं आती है। यहाँ पे कौन सा ओपिनियन इशू होगा? एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, एक और चीज, अगर स्कोप लग जाता है तो कौन सा ओपिनियन इशू किया जाता है?
disclaimer क्योंकि I am unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences. Clear? Yes, ma'am. चलिए, ये मेरा खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए वापस से ऊपर आ रही हूँ मैंने यहाँ पे ऐसे बताए नहीं थे आपको। अनमोडिफाइड ओपिनियन के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है, स्टैंडर्ड 700। ठीक है, ये जो अनमोडिफाइड ओपिनियन है, इसके केस में मुझे ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, क्या क्या मैटर इसमें लिखने हैं मुझे, वो सारी चीजें मुझे कहाँ दी हुई है? ऐसे 700 के अंदर दी हुई है। ओके, नाउ अगर मैं इशू करना चाहती हूँ मॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, ये सब जा रहा है मेरे, तो मेरे ऊपर 2 ऐसे एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे 700 और ऐसे 705। 700 क्यों ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? इसलिए क्योंकि जो मेन ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो ऐसे 700 में दिया हुआ है। मेरा सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? ओपिनियन चेंज हो रहा है। तो ओपिनियन पैरा क्या देना है अब? क्वालिफाइड के केस में, एडवर्स के केस में, वो सारी चीजें ओपिनियन पैरा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 705 में। तो फॉर्मेट तो कहाँ से उठाऊंगे ऑडिट रिपोर्ट का? 700 से। ओपिनियन पैरा कहाँ से उठाऊंगी? 705 से। इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियंस के केस में 2 स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, ऐसे 700 एंड ऐसे 705। और अनमोडिफाइड ओपिनियन के केस में एक ऐसे फॉलो होता है, दैट इज ऐसे 700। क्लियर? समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, ऐसे लर्न रखना है कौन सा ऐसे फॉलो होता है। नाउ हमारे कोर्स में तो मैम डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड के लिए अलग अलग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं 705 ये दोनों के लिए जी। चलिए, अब ऐसे 700 स्टार्ट कर रहे हैं हम, पूरा ऐसे नहीं पढ़ने वाले, जो हमारे मॉड्यूल के अंदर गिवन है, मतलब जो हमारे कोर्स के अंदर गिवन है, केवल उतना ही पढ़ने वाले हैं। ऐसे 700 बहुत ही सिंपल सा है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 700 हमें क्या बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन इशू करे। इट ऑल्सो डील्स विथ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन से स्टैंडर्ड के अंदर गिवन है, तो दैट इज गिवन अंडर ऐसे 700, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के बाद एज अ रिजल्ट जो रिपोर्ट इशू करते हो ऑडिट रिपोर्ट, उसका फॉर्म एंड कंटेंट हमें कहाँ गिवन है? ऐसे 700 के अंदर। दिस ऐसे इज रिटर्न इन दी context of complete set of general purpose financial statements। अब एक वर्ड होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, है ना। अगर मैं जनरल पर्पस जनरली आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, तो आप क्या कहोगे? क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या कहोगे मुझे? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, है ना। फंड फ्लो इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बस यही होंगे ना। याद रखना, फंड फ्लो इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसने भी फंड फ्लो कहा, अभी फंड फ्लो इज पार्ट ऑफ एफएम। एफएम में आप लोग सीखते हैं अकाउंट्स में, उसे सिर्फ रेशियो एनालिसिस के पर्पस से काम में ले लिया जाता है। बाकी कैश फ्लो इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फंड फ्लो इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? जनरल मतलब कि हर एक बंदा उन्हें उसी तरीके से समझ सकता है जैसे एक नॉर्मल कंपनी पार्टनरशिप समझ पाता है? क्या बैंकिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कोई बंदा नॉर्मली बैंकिंग इंश्योरेंस अलग होते हैं मैम, उनके अलग होते हैं। दैट इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। उनका ऑडिट रिपोर्ट अलग तरीके से बनता है।